हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कम्यूटेशन की। डीसी जनरेटरों में कम्यूटेशन। आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि कम्यूटेशन क्या होता है, ये क्यों पैदा होता है और इसके निवारण की क्या क्या विधियां हैं। इसलिए बने रहें आप वीडियो के अंत तक। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि कम्यूटेशन क्या होता है और इसको कैसे रोका जाता है और ये किन कारणों से पैदा होता है, इसके क्या नुकसान है, क्या गुण है। तो मैं शुरू करता हूँ वीडियो। तो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे लगातार। तो अब बात करते हैं अपन कम्यूटेशन। कम्यूटेशन किसे कहते हैं कि कम्यूटेशन क्या कहलाती है? कार्बन पुरुषों पर जो स्पार्किंग या चमक या चिंगारी उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? कम्यूटेशन कहते हैं। कार्बन पुरुषों पर धारा परिवर्तन की कार्बन पुरुषों पर धारा परिवर्तन की दिशा बदलने के कारण, दिशा बदलने के कारण उत्पन्न होने वाली स्पार्किंग हीट क्या कहलाती है? कम्यूटेशन कहलाती है। अर्थात सीधे शब्दों में आपको मैं बताऊं तो हम इसे यह भी बोल सकते हैं कि कम्यूटेटर पर प्राप्त होने वाली स्पार्किंग या कम्यूटेटर व कार्बन पुरुषों के बीच उत्पन्न स्पार्किंग को ही कम्यूटेशन दोष कहते हैं। तो कम्यूटेशन दोष की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि कम्यूटेशन किसे कहते हैं कि कम्यूटेटर पर कार्बन पुरुषों के बीच उत्पन्न होने वाली स्पार्किंग को हम क्या कहेंगे? कम्यूटेशन दोष कहेंगे। जो स्पार्किंग पैदा होती है उसे हम क्या कहेंगे? कम्यूटेशन दोष। अब ये दो प्रकार का होता है। कम्यूटेशन दोष कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कम्यूटेशन दोष मुख्यतः कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। नंबर एक, रफ कम्यूटेशन और नंबर दो, स्मूथ कम्यूटेशन। पहला कौन सा है? रफ कम्यूटेशन है और दूसरा स्मूथ कम्यूटेशन है। रफ कम्यूटेशन का मतलब तेज स्पार्किंग और स्मूथ कम्यूटेशन का मतलब मंद स्पार्किंग या कम स्पार्किंग। अगर यदि स्पार्किंग का मान क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, तो तेज हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रफ कम्यूटेशन कहेंगे। और अगर यदि स्पार्किंग मंद रूप से धीमी है या कम मात्रा में उत्पन्न हो रही है स्पार्किंग, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्मूथ कम्यूटेशन कहेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि कम्यूटेशन क्यों होता है। ये तो आपने कम्यूटेशन की परिभाषा देखी कि कम्यूटेशन क्या है और कितने प्रकार का। अब बात करेंगे कि कम्यूटेशन क्यों होता है। तो कम्यूटेशन को समझने के लिए
हम देखेंगे कि ये किस कारण से पैदा होता है। तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन का कारण। तो क्या कारण है? कारण को जानने के लिए हम देखते हैं कि अभी आपने पढ़ा है कि किस कारण से होती है कि कार्बन पुरुषों व कम्यूटेटर सेगमेंटों के बीच धारा परिवर्तन की दिशा के कारण होती है। किसके कारण? धारा परिवर्तन की दिशा के कारण। तो आइए अपने आरेख के द्वारा इसको समझते हैं कि हमारा ये क्या है, कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर में जैसे ये अपना माइका हो गई और ये अपना सेगमेंट हो गया, फिर ये इतनी देर माइका की हो गई, फिर वापस सेगमेंट हो गया और ये माइका की लेयर हो गई। इसी प्रकार से अपना कार्बन कम्यूटेटर बना होता है, जिसमें ये लेयर तो किसकी है, इसको हमने मान लिया है क्या है, माइका या अदरक की, और दूसरी लेयर किसकी है, कॉपर सेगमेंट्स की। इसकी कॉपर सेगमेंट। तो देखिए दोस्तों, यहां क्या लगी हुई है, आर्मेचर वाइंडिंग की कोयले जुड़ी हुई है। ये क्या जुड़ी हुई है, आर्मेचर वाइंडिंग की कोयले। अब मैं मान लेता हूं कि कोई सेगमेंट है अपना S1, S2, S3। इस कोयल को मैं नाम दे देता हूं A, इसको दे देता हूं B, इसको दे देता हूं C, इसको दे देता हूं D। अब यहां पर कम्यूटेशन कैसे बनेगा, तो पहले मैं एक स्थिति देता हूं, कम्यूटेशन से पहले या शॉर्ट सर्किट से पहले। इसमें तीन स्थितियां होंगी कि आर्मेचर कोयले शॉर्ट होंगी तभी धारा परिवर्तन की दिशा होगी। तो मैं दे देता हूं शॉर्ट सर्किट से पहले की स्थिति, शॉर्ट सर्किट से पूर्व की स्थिति, देखो शॉर्ट सर्किट से। तो इस स्थिति में अपना कोई भी कार्बन पुरुष है वो कहां पर है, ये क्या है अपना कार्बन पुरुष, जो केवल किसको, किसी एक सेगमेंट के संपर्क में, किसके, S2 सेगमेंट में। ये है अपना कार्बन ब्रश, और ये किसके संपर्क में है, S2 सेगमेंट के संपर्क में। तो इस कंडीशन में क्या होगी कि देखो इस कोइल से धारा आ रही है ये, और इस कोइल से धारा आ रही है ये, तो दोनों ही धाराएं क्या हो जाएंगे, कार्बन पुरुष के द्वारा आउटपुट हो जाएंगे। इसको, इस धारा को मैं नाम दे देता हूँ I1 और इस धारा को नाम दे देता हूँ I2। तो यहाँ पर हमें क्या धारा मिल जाएगी, कार्बन पुरुष पर I1 प्लस I2। अब इस कंडीशन में दोनों धाराएं आपस में जुड़ रही हैं, कोई स्पार्किंग नहीं हो रही है, धारा परिवर्तन की दिशा नहीं बदल रही। बट जो ही घूर्णन के कारण कार्बन पुरुष क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और आगे विचलित होगा। कहां पर, जब कार्बन पुरुष अपना कहां आ जाएगा, इस मोड में आ जाएगा, ब्रश कहां आ जाएगा, इस मोड में आ जाएगा। तो यहां पर हम देखेंगे अब क्या है, शॉर्ट सर्किट के दौरान ये स्थिति वापस क्या हो गई, बदल गई। तो इस स्थिति को मैं नाम दे दूंगा शॉर्ट सर्किट के दौरान। तो शॉर्ट सर्किट कहां हुआ, देखो ये कोई इधर भी शॉर्ट हो रही है और इधर भी शॉर्ट हो रही है, मतलब जो कार्बन पुरुष दो सेगमेंटों को एक साथ टच कर रहा है, तो बीच वाली ये कोइल, ये वाली कोइल है C कोइल, ये क्या हो गई, दोनों ओर से शॉर्ट सर्किट हो गई। अब कार्बन पुरुष कौन सी धारा उठाएगा, तो कार्बन पुरुष हमारी धारा उठाएगा I1 और I2। अभी इस कंडीशन में कार्बन पुरुष कौन सी धारा उठा रहा है, I1 और
I3 धारा, जबकि I2 धारा क्या हो गई, देखो I2 में जो उत्पन्न होने वाली धारा क्या हो गई है, शॉर्ट सर्किट है, इधर भी शॉर्ट है इधर भी शॉर्ट है, तो इसलिए I2 धारा का मान क्या हो गया, कार्बन ब्रूस पर प्राप्त नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। और हमें पता है कि जब कोई भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाली कुंडली या किसी भी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो वो शॉर्ट होती है, तो क्या होता है कि वहां पर चिंगारी महसूस होती है। तो धीरे धीरे ये क्या होगी, जो ही शॉर्ट होने लगेगा S3 के संपर्क में आएगा कार्बन ब्रूस, तो मंद रूप से स्पार्किंग उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगा, मंद रूप से स्पार्किंग उत्पन्न होना प्रारंभ हो गई है। तीसरी कंडीशन, जो ही कार्बन ब्रूस थोड़ा और घूर्णन गति करेगा, क्या करेगा, थोड़ी और घूर्णन गति करेगा, तो थोड़ी और घूर्णन गति देखते हैं कि कैसे आगे बढ़ेगा। तो तीसरी स्थिति में क्या होगा, जो कार्बन ब्रूस अपना S3 के संपर्क में आएगा, केवल किसके, S3 के संपर्क में आएगा, S2 को छोड़कर, सेगमेंट S2 को छोड़कर के सेगमेंट S3 के संपर्क में आएगा। तो यहाँ स्थिति वापस सेट हो गई है, क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट के तुरंत बाद। तो शॉर्ट सर्किट के तुरंत बाद, अब ये पहले यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो रही थी, अब जो ही S3 के संपर्क में जाएगा तो ये धारा क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट होने के कारण, पहले शॉर्ट सर्किट हुई थी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इसका पीछा करेगी और इधर से बाईपास अपना रास्ता पकड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि धारा की दिशा देखो अचानक बदलनी पड़ रही है, पहले दोनों ओर से थी, तो अभी ये धारा की दिशा इधर से आ रही है, तो ये दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस क्षेत्र में अपने को एक मंद स्पार्किंग, और ये स्पार्किंग कैसी होती है, ये मार्ग जितना कम रहेगा, ये मार्ग जितना कम रहेगा, स्पार्किंग उतनी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। और इसी प्रकार जो चमक उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसी चमक को हम बोल देते हैं कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन की तीन अवस्थाएं होती हैं। कम्यूटेशन कब होता है, तीन अवस्थाएं कौन कौन सी है, एक शॉर्ट सर्किट से पहले की, एक शॉर्ट सर्किट के दौरान और एक शॉर्ट सर्किट के तुरंत बाद। तो यहाँ से आपको कम्यूटेशन या स्पार्किंग नजर आ गई होगी कि शॉर्ट सर्किट से पहले कोई स्पार्किंग नहीं है, शॉर्ट सर्किट के दौरान मंद कम्यूटेशन की स्थिति पैदा हो सकती, और उसके बाद जो ही शॉर्ट सर्किट के तुरंत बाद की स्थिति होती है तो अपनी स्पार्किंग का मान क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, जिसे हम रफ कम्यूटेशन का नाम दे देते हैं। तो ये है अपना कम्यूटेशन दोष। अब इसके क्या क्या नुकसान, तो देखो स्पार्किंग से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। नंबर एक, जो है बार बार कार्बन ब्रूस और सेगमेंट्स के बीच स्पार्किंग हो रही है, तो उससे क्या हो जाएगा, एक कार्बन की लेयर या अचालक कार्बन की लेयर जमा हो जाएगी, अचालक कार्बन परत का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाएगा, सेगमेंट्स और कम्यूटेटर के बीच में किसका निर्माण हो जाएगा, एक अचालक कार्बन की परत, जिसको अपन बोलते हैं कि काई चादर। तो अगर यदि अचालक कार्बन की परत जमा हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, धारा का प्रवाह है कम हो जाएगा, धारा का प्रवाह है कम हो जाएगा, क्योंकि भाई देखो अचालक आ गया, तो अचालक के कारण धारा के मान में क्या हो जाएगी, थोड़ी कमी आ जाएगी या धारा का प्रवाह है कम हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर स्पार्किंग हो रही है तो कुछ वोल्टेज भी ड्रॉप हो रहे हैं या वोल्टता के मान में कुछ गिरावट आ जाएगी। तो तीसरी क्या हो जाएगी, वोल्टता के मान में गिरावट या कमी आ जाएगी। तो ये कम्यूटेशन दोष के मैन तो यही है कि कम्यूटेशन दोष से क्या हो जाएगी, धारा का मान कम हो जाएगा, कंटिन्यू प्रवाह नहीं होगा, धारा का निरंतर प्रवाह नहीं हो पाएगा।
तो चलिए दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कम्यूटेशन क्यों होता है और इसके क्या क्या दोष है। अब मैं बात करता हूँ कम्यूटेशन निवारण की। इसका निवारण कैसे किया जाए। बात कर लेते हैं हम कम्यूटेशन के निवारण की। तो कम्यूटेशन दोष का निवारण कैसे किया जाता है। देखो, कम्यूटेशन दोष के निवारण के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। दोष के निवारण के लिए हमारे पास कितनी विधियां हैं? दो विधियां। पहली विधि कौन सी है? इंटरपोल विधि। इस विधि को मैं क्या नाम दे देता हूं? इंटरपोल विधि। इस विधि को मैंने नाम दे दिया इंटरपोल, जिससे हम बोलेंगे ईएमएफ कम्यूटेशन सुधार विधि या ईएमएफ कम्यूटेशन विधि। ईएमएफ कम्यूटेशन। तो ईएमएफ कम्यूटेशन क्या है? इंटरपोल विधि या ईएमएफ कम्यूटेशन विधि। ये विधि क्या है? इंटरपोल किसे कहते हैं? तो देखो, इंटरपोल, इंटरपोल किसे कहते हैं? जनरेटर के मुख्य पोलों के बीच में, जनरेटर के मुख्य पोलों के बीच में जो छोटे छोटे पोल इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? इंटरपोल कहते हैं। जनरेटर के मुख्य पोलों के बीच में जो छोटे छोटे पोल इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? इंटरपोल कहेंगे। परिभाषा याद नहीं है तो नोट कर लेना कि जनरेटर के मुख्य पोलों के बीच में जो छोटे छोटे पोल इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें इंटरपोल कहेंगे। अब पूछा जा सकता है कि इंटरपोल कितने होते हैं? तो इंटरपोलों की संख्या कितनी होती है? मुख्य पोलों की संख्या के बराबर। इंटरपोलों की संख्या, तो ये संख्या क्या होती है? ये संख्या होती है मुख्य पोलों के बराबर। कि जैसे मुख्य पोल अगर यदि 4 है तो इंटरपोल भी कितने होंगे? 4 होंगे। मुख्य पोल 2 है तो इंटरपोल भी 2 रहेंगे। तो हमेशा मुख्य पोल और इंटरपोल क्या होते हैं? संख्या में बराबर होते हैं। अब ये पोल कहाँ लगते हैं? तो ये पोल लगते हैं इंटरपोल आर्मेचर के साथ। कौन से क्रम में? आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। कौन से क्रम में? आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। अगर यदि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनकी वाइंडिंग की विशेषता कैसी होगी? इंटरपोल वाइंडिंग की विशेषता बात कर लेता हूं मैं। इंटरपोल वाइंडिंग, इंटरपोलों पर की गई वाइंडिंग क्या रहेगी? इंटरपोल वाइंडिंग। और वो वाइंडिंग आर्मेचर के साथ कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो उसकी क्या विशेषता रहेगी? देखो, लोड धारा, आर्मेचर क्या पैदा कर रहा है? लोड धारा निकालेगा। तो इंटरपोल भी की वाइंडिंग से भी लोड धारा क्या होगी? प्रवाहित होगी। तो कहने का मतलब इंटरपोल वाइंडिंग कैसे होनी चाहिए? लोड धारा को प्रवाहित करने वाली, जिससे लोड धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए। तो लोड धारा प्रवाहित करने के लिए कैसी होगी? कम प्रतिरोध की, उच्च इंडक्टेंस की, मोटे तार की, कम लपेट होगी। जैसी अपन ने कौन सी? सीरीज वाइंडिंग पढ़ी थी। कैसी रहेगी ये? सीरीज वाइंडिंग की बात। सीरीज वाइंडिंग की बाकी मोटे तार, कम लपेटे, कम प्रतिरोध और उच्च इंडक्टेंस की वाइंडिंग रहेगी। तो नोट कर लो कि इस प्रकार की रहेगी। क्या क्या विशेषता रहेगी इंटरपोल वाइंडिंग की? कि ये सीरीज वाइंडिंग की बातें रहेगी, कम प्रतिरोध की, उच्च इंडक्टेंस की, मोटे तार की
और मोटे तार के साथ लपेटे भी कम रहेंगे। इसका संयोजन आर्मेचर के श्रेणी क्रम में है। अब इसका कार्य क्या है? अगर ये भी ये देखो आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में है तो क्या होगा? इससे भी एक फ्लक्स उत्पन्न होगा। क्या होगा? इसके द्वारा भी एक फ्लक्स उत्पन्न होगा और इस फ्लक्स के कारण एक विद्युत वाहक बल के मान में वृद्धि होगी और यह वृद्धि किस प्रकार होगी? आर्मेचर के श्रेणी में जुड़ी इंटरपोल वाइंडिंग क्या करेगी? ये जिस स्वभाव में अपना कम्यूटेशन हो रहा है, कम्यूटेशन के अपोजिट प्रवृत्ति में ईएमएफ उत्पन्न करके क्या कर देगी कि वहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं, कम्यूटेशन में जो धारा के मान में कमी आई है, वोल्टेजों के मान में गिरावट आई है, उसकी पूर्ति कौन कर देगी? ये इंटरपोल वाइंडिंग कर देगी। अब ये अगर ये भी उसके विपरीत स्वभाव का कर रही है तो धारा परिवर्तन की दिशा जो बारंबार तीव्र रूप से हो रही है, एक वाइंडिंग और लगी होने के कारण वो क्या हो जाएगी? थोड़ी मंद रूप से हो जाएगी। तो मोटा मोटी में आपको इसमें ये याद रखना है कि इंटरपोल वाइंडिंग कहाँ होती है, कैसी होती है, कौन से क्रम में लगती है, वाइंडिंग की विशेषताएं क्या होती है, तो ये सब चीजें हमें याद रखनी है। अब मैं दूसरी विधि की बात करता हूँ तो दूसरी विधि क्या है? उच्च प्रतिरोध की विधि। दूसरी विधि क्या है अपनी? एक उच्च प्रतिरोध की विधि जिसे हम बोलेंगे प्रतिरोध कम्यूटेशन विधि। प्रतिरोध कम्यूटेशन विधि। इस विधि में क्या रहेगा? इस विधि में क्या रहेगा कि बहुत उच्च प्रतिरोध मान के क्या रहेगा? उच्च प्रतिरोध मान के, उच्च प्रतिरोध मान के कार्बन ब्रश प्रयोग किए जाएंगे। इस विधि में हम क्या करेंगे? जो वही चीजें मैं यहाँ बता रहा हूँ जो आपसे एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकता है, बाकी की चीजें आपको रखने की जरूरत नहीं है। उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रश प्रयोग करेंगे किसमें? प्रतिरोध कम्यूटेशन विधि में। तो उच्च प्रतिरोध के रहेंगे तो क्या होगा? धारा परिवर्तन है वो देखो, प्रतिरोध उच्च होने के कारण धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा? थोड़ा मंद रूप से रहेगा। इसलिए धारा का प्रवाह मंद रूप से होने के कारण धारा प्रवाह का मान, दिशा परिवर्तन का मान भी क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। इसका फायदा क्या हो जाएगा? धारा परिवर्तन की दिशा क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी, है धीमी गति से हो जाएगी। और या धारा परिवर्तन की दिशा की दर कम हो जाएगी। अगर धारा परिवर्तन की दिशा की दर क्या हो जाएगी? धीमी गति से हो जाएगी तो स्पार्किंग भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्पार्किंग भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और स्पार्किंग कम होने से क्या हो गया? स्पार्किंग को हम क्या बोल रहे हैं? कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन भी अपना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कम्यूटेशन को खत्म नहीं कर करके क्या कर देते हैं? रफ कम्यूटेशन होता है उसको स्मूथ कम्यूटेशन में बदला जा सकता है। तो इस विधि से हम क्या कर देंगे? रफ कम्यूटेशन को किस में कन्वर्ट कर देंगे? स्मूथ कम्यूटेशन में बहुत कम स्पार्किंग के रूप में बदला जा सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, ये था अपना आज का टॉपिक कम्यूटेशन कि कम्यूटेशन क्या है, किस प्रकार से पैदा होता है और इसके क्या क्या नुकसान थे, किस प्रकार से इसको हम कम कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।